आप सभी स्टूडेंट का डे 43 में स्वागत है। डे 43 सब्जेक्टिव वाइज में हमारा इन्वायरमेंट पर्यावरण का है। जैसा कि जो नए लोग हैं वो जान लें, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो जानते हैं। ये 2000 MCQ की सीरीज है। इसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक आपका शामिल किया जा रहा है NCERT का। तो ये आपकी क्लास 2026 ही नहीं, 27, 28 जिस भी साल आपका पेपर हो, PCS का हो या UPSC का, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें NCERT को कवर किया जा रहा है। इस सीरीज को अगर आप अच्छे से करते हैं तो UPSC प्री 2026 में 50 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करेंगे। कट ऑफ 45 से 48 क्वेश्चन पर ही बनती है। PCS में आप 80 प्लस स्कोर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही बनाया गया है और सिलेबस को ध्यान में रख के। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी ये 3 बातें याद रखिएगा। ये आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो आपको यहाँ दिखेगा। कथन में 100% COT धीरे धीरे आएगी। अगर आप 4 से 5 माह तक डेली करंट अफेयर में 21 MCQ, वीकली 30 MCQ और 2000 MCQ कंप्लीट कर लेते हैं तो आत्मविश्वास आपका बहुत हाई होगा। शब्दों का हेरफेर ये सबसे बड़ा मानक होता है आजकल के पेपरों में। केवल, लगातार, सभी, पूर्णता, पूरी तरह, जो ऐसे शब्द है ना, बहुत से ज़्यादा शब्द होते हैं जो 90% केस में गलत हो जाते हैं, 10% में सत्य होते हैं। जहाँ सत्य होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ग्लोबल लैंडस्केप फोरम। ये करंट में काफ़ी रहा है, काफ़ी करंट में रहा है, लगभग 3 साल से करंट में है ये। तो इस पे क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय लगता है इस बार, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर क्षेत्रीय, देखिए ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, अंतर क्षेत्रीय मंच है जो टिकाऊ भूमि उपयोग के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। ये बात गलत है। यह मुख्य रूप से वनों के कटाव को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1 और 3 सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब जो मैं आपसे बात कह रहा था कि शब्दों का हेरफेर, जैसे ये देखिए, ये भी आपसे शब्दों का क्या, पूरे वाक्यों का ही हेरफेर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ याद रखना है आपको। देखिए जहाँ मैं ऐसे मार्क कर दूं ना, तो उस चीज को जरूर याद रखा करिए। वही आपके लिए क्या है, ट्रैप बनाया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए। और सबसे बेहतर आपका होगा कि आप व्याख्या जरूर पढ़ें, क्योंकि देखिए मेरे पास 20 मिनट्स होते हैं। 20 मिनट्स में मुझे 20 MCQ कराने होते हैं, है ना। तो मैं अगर ये व्याख्या पढ़ूंगा तो ऐसे तो 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। ये मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोगों का बेसिक जो होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए अच्छे से करंट के साथ, इसलिए ये दिया जाता है। ठीक है, वरना मैं भी चाहता तो आंसर लिखकर आगे बढ़ जाता, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ग्रीन वॉशिंग, इस पर UPSC कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और इससे जुड़े 2-3 शब्द और थे जो मैं अपने MCQ में ऑलरेडी करा चुका हूं। इस बार फिर समाचारों में बहुत ही रहता है, सबसे सटीक वर्णन क्या है। कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दोहरा दिया जाता है, जैसे हमने भी यहाँ दोहरा दिया है। बताइए इसका आंसर। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए क्या है, भ्रामक दावे करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, डीप सी माइनिंग और क्लेरियन क्लिप्टर जोन के संदर्भ में आपको बताना है। बताइए कौन सा सही है। CCZ प्रशांत महासागर में स्थित एक विशाल क्षेत्र है जहां पॉलीमेटेलिक नूडल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल बात सत्य है। यहाँ आपकी हेर फेर की जा सकती है। यहाँ अटलांटिक महासागर या
हिंद महासागर शब्द का यूज किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीवेड अथॉरिटी संयुक्त राष्ट्र के तहत एक निकाय है जो इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पर हेरफेर की जा सकती है, इसको याद रखिएगा, ये बात ही बिल्कुल सत्य है। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में नोडुल्स के अन्वेषण के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मध्य में ही है, ये बात गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। और आप लोगों को व्याख्या जरूर पढ़नी है मेरे साथियों, है ना, तभी आप फुलफिल कर पाएंगे 100% चीजें, पूरा लाभ उठा पाएंगे आप। व्याख्या अच्छे से पढ़ा करिए। इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जैसे ही मेरे चैनल पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के संदर्भ में आपको बताना है और उन्होंने सही पूछा है, बताइए। यह तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली ऐसी परियोजना है। तो यहाँ पर आपसे हेरफेर की जा सकती है, तमिलनाडु की जगह किसी और दक्षिण भारतीय राज्य का नाम लिख दिया जाएगा, जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। नीलगिरी तहर केवल पश्चिमी घाट के ऊंचे घास के मैदानों में पाया जाता है, और जो ये केवल है 10% वाला है, जो सत्य है, ये बात याद रखना आप लोग। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है, ये बात गलत है। तो किस श्रेणी में रखा गया है, ये देखिए, लुप्तप्राय में रखा गया है, ना कि यहाँ पे देखिए आपको क्या शब्द से गुमराह किया गया है, गंभीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये काफी करंट में रहे हैं ये सारे, सबके सब। कितने सही सुमेलित हैं ये बताइए आप। पक्षी अभ्यारण्य और राज्य बैथानथंगल तमिलनाडु, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज तक वन्य जीव अभ्यारण्य ही पूछे जाए हैं ज़्यादातर, और ये कुछ न्यू टाइप है क्योंकि करंट अफेयर में रहा, तो इसे याद रखिएगा। रगनाथिट्टू कर्नाटक, सुल्तानपुर हरियाणा, नल सरोवर गुजरात, बिल्कुल सभी चारों युग। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये चीज जरूर याद रख लेना यार, ये भी कभी कथन में बना देगा ना। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है, ये जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे बताइए। व्याख्या स्थित कहता हूँ पढ़ा करिए, यहाँ पे क्या है डिटेल्स में इंफॉर्मेशन शामिल की जाती है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका लक्ष्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करना है। ये देखो, अगर आप व्याख्या पढ़ लोगे तो पूरा कंप्लीट कर लोगे, है ना, टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। मेथेनॉल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मेथेनॉल एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है जो कोयले से भी उत्पादित किया जा सकता है। देखिए जहां पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ ना, इन चीजों को विशेष याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही ट्रैप होगा आपके लिए, यही सब बदले जाएंगे। भारत ने 20% मेथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। हाँ, नीति आयोग भारत में मेथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है, इसको याद रखिएगा। जो ये मार्क हो रहा है ना, यहीं पर आपसे चेंज कराया जाएगा और आप यहाँ ट्रैप में फंस जाएंगे। बार बार मैं ये चीज आपसे दोहरा रहा हूँ। बाकी और डिटेल जानना है, ये देखो व्याख्या है, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इको मार्क योजना के संदर्भ में हमें सही कथन पूछे हैं, बताइए इसका सही आंसर। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं। इसे भारतीय, देखिए ये किसके द्वारा
प्रशासित किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे पूछी जा सकती है और यहाँ पर आपके साथ हेर फेर भी किया जा सकता है। मिट्टी का घड़ा इस योजना का लोगो ये देखिए, ये पीसीएस वाले बिल्कुल याद रखें, करंट में रहा है। इको मार्क का, ठीक है, इको मार्क का आपका योजना का लोगो क्या है, तो मिट्टी का घड़ा, ठीक है। ये पीसीएस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मेरी क्लास में नहीं रह जाती है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखें। साथ ही व्याख्या है डेप्थ में, इसको जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताएं। नगोआ प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों का उचित साझाकरण है। ये रही व्याख्या, इसको बहुत अच्छे से डेप्थ में आपको पढ़ना है और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये पहले मैं आपको करा चुका हूं, पर ये नहीं कराया था, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये नहीं कराया था, तो इसको मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है कि बीओडी केवल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। और ये जो केवल है ना मेरे साथियों, 10% वाला है, जो सत्य है। सीओडी कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है। ये देखिए, ये बात, ये दोनों ही कथन बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है। किसी भी जल स्रोत के लिए बीओडी का मान हमेशा सीओडी से अधिक होता है। बीओडी का मान हमेशा सीओडी से अधिक होगा, ये बात है गलत। और अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आप पढ़िए व्याख्या। ठीक है, समझ में आ गया। सीओडी जो होता है वो हमेशा बीओडी से अधिक होता है, ना कि बीओडी। क्वेश्चन नंबर 11 करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। बैटिकल और काबू जो हाल ही में चर्चा में थे, किससे संबंधित है, ये 2026 के लिए आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। बताइए इसका आंसर। केरल और तमिलनाडु में पाए जाने वाले क्या हैं, पवित्र उपवन। अब देखिए, पवित्र उपवन क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछ लिया गया तो आपसे रह ना जाए। देखिए, सारा दे रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो मेरी क्लास में कुछ भी नहीं छूटेगा, इसका आप विश्वास रखिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बताइए क्या होता है। बेसिक है, बिल्कुल कोर बेसिक है। जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तभी तो न्यूट्रोफिकेशन होगा। शैवाल प्रस्फुटन की घटना होगी, एल्गी ब्लूम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, उनके छिद्र बंद होंगे, एल्गी ब्लूम हो जाएगा। जल में घुलित ऑक्सीजन में भारी कमी आएगी, हाँ कमी आएगी। बाकी आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, व्याख्या जरूर पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा कामी रीता शेरपा का नाम किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बताइए। उन्होंने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है। पीसीएस वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अंगोला घोषणा जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। ये तो मुझे लग रहा है 2026 में बिल्कुल तय है पूछा जाना। अफ्रीकी हाथियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक माइक प्रोग्राम चला था, वो भी पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी के एग्जामिनर की नज़र कहाँ है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें इनवेसिव एलियन स्पीसीज को परिभाषित करने और नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए, बताइए किसके पास है, करंट में काफी रहा है, केवल केंद्र सरकार के पास। अच्छा, ये स्पीसीज होती क्या है, ये तो जानो, कि बस पढ़ना अच्छे से, है ना।
क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर। पर्यावरण प्रभाव आंकलन के संदर्भ में स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट कैसे भिन्न है? बताइए कैसे भिन्न है? EIA विशिष्ट परियोजनाओं पर केंद्रित है, जबकि SEA नीतियों और योजनाओं पर केंद्रित है। SEA निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत बाद में किया जाता है। भारत में SEA के लिए वर्तमान में कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है और ये करंट का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद रख लेना मेरे साथियों। और ये जरूर पढ़ना व्याख्या अच्छे से, है ना, व्याख्या को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इसका आंसर। ये टोटल NCERT क्वेश्चन है, करंट में जरूर रहा है और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो इसका गलत आंसर नहीं देंगे। बताइए क्या है इसका सही आंसर? जो मिथाइल ब्रोमाइड है, एक कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये विलायक है। हेलोन अग्निशमन है। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल। और आप व्याख्या जरूर पढ़िएगा, बार बार कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्लास्टिक्स का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? सिंथेटिक टेक्सटाइल का होना। ये बिल्कुल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा। व्याख्या भी अच्छे से पढ़ लेना तो फुल चीजें तैयार रहेंगी दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के आधार पर, देखिए इसमें मैंने एक कथन वाला भी क्वेश्चन कराया था, पूरा बेसिक इसका कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, थोड़ा बचा था ये चीज, तो ये भी मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। बताइए इसका आंसर क्या लगाना है? गैसों को बढ़ते क्रम में लगाना है, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे, बताओ। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखो, इसको पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना था आपको, तो यहां देखो सबका पता भी लग जाएगा मान, जिससे आप आराम से लगा लोगे, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर ये सोच लिया होगा ना, और यहाँ देखो ना, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ना, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ कंफ्यूजन देखो, यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा काफी लोगों को, और यहाँ का मान देख के भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। और आप व्याख्या सही से पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ना, नहीं समझ में आए तो समझ जाना कि जब भी पूछा जाए बढ़ते क्रम में तो ऐसे लगा, ठीक है, मान याद रखना, अच्छे से काम आप कर लेना वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत प्रजातियों को उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना, अपना सहयोग बना के रखिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट और चीज़ें इस चैनल पर लाई जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।